हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश कुमार आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों अपन प्रीवियस वीडियो की यदि अपन बात करें तो यहाँ पर अपन ने ह्यूमन सिस्टम के सारे ह्यूमन बॉडी के सारे सिस्टम पढ़ लिए हैं और आज मैं आपके सामने नया टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ जेनेटिक्स का, अनुवांशिकी का, जहाँ से बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं तो उनकी अपन चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अपना टॉपिक चल रहा है आज का अनुवांशिकी जेनेटिक्स। बात करें अनुवांशिकी जेनेटिक्स क्या होती है तो दोस्तों इस जेनेटिक्स की यदि मैं बात करूं तो इससे पहले मैं आपको दो शब्द बताता हूं और वो दो शब्द कौन कौन से हैं। पहला शब्द आता है साथियों आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिक या वंशागत लक्षण, और दूसरा पॉइंट आता है साथियों उपार्जित लक्षण, उपार्जित लक्षण। क्या अंतर है दोनों लक्षणों के अंतर्गत, पहले अपन इनकी चर्चा करते हैं। आनुवांशिक लक्षणों को वंशागत लक्षण भी कहा जाता है और दूसरे जो लक्षण है वो आपके उपार्जित लक्षण। तो आनुवांशिक या वंशागत लक्षण कौन से होते हैं? ऐसे लक्षण जो माता पिता से, ऐसे लक्षण जो माता पिता से उनकी संतान में स्थानांतरित होते हैं। मतलब जनक जीवों से यदि संतति में जो लक्षण ट्रांसफर होते हैं उन्हें तो अपन कौन से लक्षण कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और ऐसे लक्षण जिन्हें जीव अपने जीवन काल में अर्जित करता है, अपने जीवन काल में अर्जित करता है, उन सारे के सारे लक्षणों को उपार्जित लक्षण कहा जाता है। देखो उपार्जित नाम से ही आपको पता चला है, उप प्लस अर्जित, और अर्जित का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। तो ध्यान देना, आनुवांशिक लक्षण ऐसे लक्षण हैं जो माता पिता से उनकी संतान में ट्रांसफर होते हैं, और उपार्जित लक्षण याद रखना दोस्तों प्रत्येक सजीव इनको अपने जीवन काल में प्राप्त करता है, जन्म लेने के बाद प्राप्त करता है। तो इन दोनों लक्षणों को आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है। फिर मैं बात करता हूं आनुवांशिकी की। तो जेनेटिक्स क्या है? तो जेनेटिक्स शब्द की अपन बात करें तो जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो याद रखना दोस्तों जेनेटिक्स शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। और इस ग्रीक भाषा के जीन शब्द से उसकी उत्पत्ति मानी गई है। तो जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से मानी गई है? जीन शब्द से मानी गई है। और जीन शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों? वृद्धि करना है। जीन शब्द का मतलब क्या है? वृद्धि करना, ग्रोथ करना। तो आपको पता चल चुका है कि जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो वो ग्रीक भाषा के जीन शब्द से हुई है। और जीन शब्द का मतलब क्या है साथियों? वृद्धि करना, ग्रोथ करना। देखो साथियों बात करें अपन वंशागत और उपार्जित लक्षणों की, तो जो आनुवांशिक या वंशागत जो लक्षण होते हैं वो माता पिता से उनकी संतान में ट्रांसफर होते हैं। इसे कहा जाता है दोस्तों वंशागति, वंशागति या आनुवांशिकता। क्या कहते हैं? वंशागति या आनुवांशिकता, या फिर इसे कहा जाता है हेरेडिटी, हेरेडिटी। और हेरेडिटी की यदि मैं बात करूं, आनुवांशिकता की यदि मैं बात करूं तो इसका जो सिंपल अर्थ निकलता है दोस्तों वो होता है धरोहर का टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा। जैसे आपको पता है कि एक पिताजी के 3 बेटे हैं और मान लो उनके पास 15 बीघा जमीन है, तो 15 बीघा जमीन उनके तीनों पुत्रों में 5-5 बीघा के हिसाब से बांट दी जाती है। तो ये धरोहर का एक टुकड़ा है। माता पिता के जो लक्षण है वो उनके बच्चों के अंतर्गत भी आते हैं। लेकिन याद रखना एक बात आप लोगों के लिए विशेष नोटिस करने योग्य है, एक माता पिता की 2 संतान, एक माता पिता की 2 संतान कभी भी समान नहीं हो सकती है, कभी भी समान नहीं हो सकती है। याद रखना उनमें किसी न किसी प्रकार का चेंजमेंट आपको जरूर मिलेगा, चाहे वो लंबाई से लेकर के हो, चाहे वो शारीरिक बनावट से लेकर के हो सकता है उनका कुछ फेस वगैरह कुछ मिल जाए, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से दोनों संतानें समान नहीं हो सकती हैं। तो आनुवांशिकता या वंशागति क्या है? तो याद रखना साथियों आनुवांशिक लक्षणों का संचरण, आनुवांशिक लक्षणों का संचरण क्या कहलाता है?
आनुवांशिकता हेरिडिटी कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आनुवांशिक लक्षणों का संचरण क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। और ये हेरिडिटी जो शब्द है ये सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था? स्पेंसर ने दिया था। तो हेरिडिटी शब्द का उपयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? स्पेंसर के द्वारा किया गया था। अब अपन बात करते हैं कि आनुवांशिकी में, जेनेटिक्स में अपन किसका अध्ययन करते हैं? तो याद रखना दोस्तों, आनुवांशिकी में दो बातों का अध्ययन किया जाता है। उसमें से पहला तो आता है वंशागति का अध्ययन। वंशागति मतलब आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करेंगे। और दूसरा करते हैं दोस्तों विभिन्नताओं का अध्ययन। किन किन का अध्ययन किया जाता है? तो वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे जेनेटिक्स या आनुवांशिकी के नाम से जानते हैं। तो वंशागति का मतलब आपको पता चल चुका है कि माता पिता से जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो उनके संतति में ट्रांसफर होते हैं। और विभिन्नता का मतलब आपको पता चल ही चुका है कि एक ही माता पिता की दो संतानें बिल्कुल कभी भी एक दूसरे के समान नहीं हो सकती है। उनके शरीर के अंदर किसी न किसी प्रकार का चेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखना, आनुवांशिक लक्षण या वंशागत लक्षण ऐसे हैं जो माता पिता से उनकी संतान में ट्रांसफर होते हैं। उपार्जित लक्षणों की बात करें तो इन लक्षणों को जीव अपने जीवन काल में अर्जित करता है, प्राप्त करता है। जेनेटिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के जीन शब्द से हुई है, जिसका मतलब क्या दोस्तों? ग्रोथ करना, वृद्धि करना। आनुवांशिकता या वंशागति या हेरिडिटी की बात की जाए तो ये धरोहर का टुकड़ा है। मतलब आनुवांशिक लक्षणों का जो संचरण है, उस आनुवांशिक लक्षणों के संचरण को क्या कहा जाता है? वंशागति, आनुवांशिकता या हेरिडिटी के नाम से जानते हैं। और आनुवांशिकी विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत किस किस का अध्ययन किया जाएगा? वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। या फिर आनुवांशिक लक्षणों को प्रभावित करने वाले और नियंत्रित करने वाले कारकों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। याद रखना साथियों, वंशागति आनुवांशिकी का आधार है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है। आनुवांशिकी का आधार किसे माना गया है? तो आनुवांशिकी का जो बेस है दोस्तों वो आनुवांशिकता है, हेरिडिटी है या फिर क्या है? वंशागति है। ये हेरिडिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो सर ये स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने हेरिडिटी शब्द का उपयोग किया था। फिर देखो अपन बात करते हैं आगे, इसको और बढ़ाते हैं टॉपिक को। नेक्स्ट पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो आपको तीन वैज्ञानिकों के नाम अच्छी तरीके से याद रखने हैं। और वो तीन वैज्ञानिक कौन कौन से हैं गौर करना साथियों। एक वैज्ञानिक का नाम आता है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। दूसरा जो वैज्ञानिक आता है दोस्तों वो है बेटसन। और तीसरा जो वैज्ञानिक आता है साथियों वो है मॉर्गन। तो एक वैज्ञानिक आपके सामने है ग्रेगर जॉन मेंडल, दूसरा वैज्ञानिक है बेटसन और तीसरा वैज्ञानिक कौन सा है? मॉर्गन। तो तीनों की बात करते हैं साथियों। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स मतलब हिंदी की यदि मैं बात करूं तो आनुवांशिकी का पिता। आनुवांशिकी का पिता या फिर जनक किसे माना गया है दोस्तों? ग्रेगर जॉन मेंडल को माना गया है। क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने पूरे जीवन काल में इन्होंने जेनेटिक्स के ऊपर बहुत अच्छा अध्ययन किया है, पादपों के ऊपर बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किए हैं, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है, आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो आनुवांशिकी या फिर जेनेटिक्स के पिता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। बेटसन की बात करें तो इन्हें कहा गया है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। हिंदी की बात करें तो आधुनिक आनुवांशिकी के पिता। आधुनिक आनुवांशिकी के पिता या जनक किसको माना गया है? बेटसन को माना गया है। तो ध्यान से सुनना दोनों शब्दों को।
फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है? तो वो आपके बेटसन। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, हिंदी की बात करूं तो प्रयोगात्मक आनुवंशिकी के पिता कौन कहलाते हैं दोस्तों? मॉर्गन कहलाते हैं। तो ये तीनों इक्वेशन कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स हो गया आपके जॉन ग्रेगर मेंडल, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स आधुनिक आनुवंशिकी के पिता कौन है? बेटसन। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स प्रयोगात्मक आनुवंशिकी के पिता किसको माना गया है? मॉर्गन को माना गया है। फिर देखो अपन ज्यादातर बात करेंगे मेंडल की, क्योंकि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन अपने? मेंडल है। तो मैं लेकर के चलता हूं आपको ग्रेगर जॉन मेंडल के पास। ग्रेगर जॉन मेंडल, ध्यान देना साथियों, ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1866 में, कब? 1866 में इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे मटर के पौधे पर। मटर के पौधे पर इन्होंने संकरण से संबंधित बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो अपन बात करते हैं उनकी कि ये कहाँ पैदा हुए थे, किस किस प्रकार इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो साथियों ध्यान देना, इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया का एक शहर है ब्रुन शहर। ऑस्ट्रिया के किस शहर की बात कर रहा हूं? ब्रुन शहर की बात कर रहा हूं। और इस ब्रुन शहर का एक छोटा सा गांव आता है दोस्तों, सिलीसिया गांव। कौन सा गांव? सिलीसिया गांव। इस सिलीसिया गांव में ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म हुआ था। तो कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर के सिलीसिया गांव में इनका जन्म हुआ था। मैट्रिक जैसे इनकी पास होगी, 10वीं पास करने के बाद ये क्या करते हैं? ये ब्रुन शहर का जो गिरिजाघर है, ब्रुन शहर का जो गिरिजाघर है, इस गिरिजाघर में पादरी का काम करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। पादरी का मतलब जैसे अपने मंदिर में पुजारी होता है, ठीक उसी प्रकार गिरिजाघर में कौन होता है? पादरी होता है। तो गिरिजाघर में इन्होंने किसका काम संपन्न करना स्टार्ट कर दिया? पादरी का काम। और पादरी पद पर इन्होंने कार्य करते हुए, ध्यान देना दोस्तों, पादरी पद पर इन्होंने कार्य करते हुए मटर के पादप पर अपने प्रयोग किए थे। तो ये क्वेश्चन लैब असिस्टेंट के पेपर के साथ साथ एलडीसी के पेपर में भी पूछा जा चुका है। पिछले ही साल जो एलडीसी का पेपर हुआ था, इसके अंतर्गत ये क्वेश्चन आया था। तो मेंडल ने किस पादप पर अपने संकरण प्रयोग किए हैं? मटर के पौधे पर। और मटर के पौधे का वानस्पतिक नाम काफी बार पूछा जाता है। तो साथियों इसका नाम है पाइसम सटाइवम। कौन सा नाम है इसका? ये इसका वानस्पतिक नाम है। मतलब मैं यूं कहूं तो साइंस की भाषा में मटर को किस नाम से जाना जाता है? पाइसम सटाइवम के नाम से जाना जाता है। इस पाइसम सटाइवम पौधे के अलावा मेंडल ने किस पादप पर भी एक्सपेरिमेंट किए थे? चने पर भी एक्सपेरिमेंट किए थे। किस पर एक्सपेरिमेंट किए थे? चने के पादप पर भी अपना एक्सपेरिमेंट किए थे। अब देखो, पादरी पद पर काम करते करते इन्होंने 1854 से लेकर और 1865 तक, 1854 से लेकर इन्होंने 1865 तक इस मटर के पादप पर कौन से प्रयोग किए थे दोस्तों? तो सर संकरण प्रयोग किए थे। बात करेंगे आगे अपन संकरण क्या होता है, क्योंकि इसी के बारे में अपने इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो 1854 से लेकर 1865 तक इन्होंने मटर के पौधे पर अपने संकरण से संबंधित प्रयोग किए हैं। और प्रयोगों के बाद इन्होंने जो निष्कर्ष निकाले थे, उन निष्कर्षों को इन्होंने ब्रुन शहर की जो सोसाइटी थी, कौन से शहर की? ब्रुन शहर की। और सोसाइटी का नाम था द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ
ब्रुन सोसाइटी। क्या नाम था दोस्तों सोसाइटी का? द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रुन सोसाइटी। यहां पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को प्रकाशित करवा दिया था। तो ध्यान देना 1854 से लेकर 1865 तक इन्होंने मटर के पौधे पर संकरण से संबंधित प्रयोग किए हैं और उसके बाद अपने प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों को द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रुन सोसाइटी नामक संस्थान को इन्होंने ये प्रकाशन करवाया था। मतलब यहाँ पर मेंडल के जितने भी एक्सपेरिमेंट थे वो प्रकाशित हुए थे। अब इनकी मृत्यु की यदि अपन बात करें तो 6 जनवरी 1884 को कब हुई थी? 6 जनवरी 1884 को किडनी की बीमारी के कारण। याद रखना साथियों, मेंडल की मृत्यु किसकी वजह से हुई थी? काफी सालों से ये किडनी की बीमारी से ग्रसित थे। तो 6 जनवरी 1884 को किडनी की, लंबे टाइम तक किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। तो इस किडनी की बीमारी की वजह से ये परलोक सिधार गए थे। तो ध्यान देना 22 जुलाई 1822 को इनका जन्म हुआ है और 6 जनवरी 1884 को ये दुनिया छोड़कर चले गए थे। लेकिन अपने लिए बहुत ही बड़ी बातें बता करके गए हैं। आनुवांशिकी से संबंधित बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए थे। 3 नियम भी इन्होंने डाले हैं जेनेटिक्स के, जिनकी चर्चा अपन अभी बात जस्ट करेंगे। इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। तो एक बार वापस रिपीट करते हैं। जन्म कब हुआ? 22 जुलाई 1822 को। कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर के सिलीसिया गांव में हुआ। ब्रुन शहर के अंदर गिरजा घर में ये पादरी का काम करने लगे और पादरी पद पर कार्य करते करते इन्होंने मटर के पौधे पाइसम सेटाइवम प्लांट के ऊपर अपने संकरण प्रयोग किए हैं। कब किए हैं? 1854 से लेकर 1865 तक किए हैं और अपने प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों को इन्होंने कहाँ प्रकाशित करवाया? तो द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रुन सोसाइटी, जो ब्रुन शहर की सोसाइटी चलती थी, उस सोसाइटी के अंतर्गत इन्होंने अपने प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों को प्रकाशित करवाया था। और 6 जनवरी 1884 को लंबे टाइम से ये ग्रसित थे किडनी की बीमारी से, जिससे इनकी क्या होगी दोस्तों? डेथ हो गई। अब देखो अपन बात करते हैं आगे कि मेंडल ने मटर के कितने जोड़ी लक्षणों पर एक्सपेरिमेंट किए थे और वो कौन कौन से लक्षण थे जिन पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो ध्यान से सुनते जाना साथियों, क्योंकि यहाँ का क्वेश्चन भी काफी बार पेपर में पूछा जाता है। तो वो लक्षण कौन कौन से हैं? तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा मेंडल ने कितने जोड़ी लक्षणों के बीच अध्ययन किया। तो कितने जोड़ी की बात कर रहा हूं मैं? 7 जोड़ी लक्षणों के बीच इन्होंने जेनेटिक्स से संबंधित, आनुवांशिकी से संबंधित अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं, संकरण प्रयोग किए हैं। तो दोस्तों याद रखना, पहला जो लक्षण आता है वो है मटर के पादप की लंबाई। मटर के पादप की लंबाई मैं लिख देता हूं, ये तो है लक्षण। क्या है दोस्तों? लक्षण। और इधर पर बात करेंगे इनमें से प्रभावी लक्षण कौन से थे, प्रभावी लक्षण कौन से थे और अप्रभावी लक्षण कौन से थे। ये प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, ये अपन जेनेटिक्स की जो शब्दावली पढ़ेंगे उसके अंतर्गत मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। तो मटर के पौधे की लंबाई इन्होंने पहला लक्षण लिया है और इसमें प्रभावी लक्षण की बात करें तो लंबेपन का जो गुण था वो तो प्रभावी था और बोनेपन का गुण क्या था दोस्तों? अप्रभावी लक्षण था। लगभग मेंडल ने 6 फीट लंबे मटर के पौधे का यूज किया था और बोना जो पौधा था वो समथिंग 1.5 फीट के समथिंग का था। तो लंबाई भी आपको याद रखनी है, 6 फीट लंबा और 1.5 फीट बोना। तो ध्यान देना, पहला जो लक्षण है, अपन बात करें 7 जोड़ी लक्षणों की, तो पहला जो लक्षण वो पादप की लंबाई का था, जिसमें प्रभावी लक्षण तो कौन था? लंबा, और अप्रभावी लक्षण कौन था दोस्तों? बोना। दूसरे पॉइंट की अपन बात करें तो ये लिया था इन्होंने बीज की आकृति, मटर के बीज की आकृति। और बीज की आकृति की दोस्तों बात करें तो बीज 2 प्रकार के होते हैं मटर के। एक तो होते हैं गोल मटर और एक होते हैं साथियों झुर्रीदार मटर। झुर्रीदार, यदि आपने मटर कभी खाए हैं तो आप ध्यान से देखना, मटर की थैली के अंदर आपको 2 प्रकार के मटर देखने को मिलते हैं। एक मटर तो आता है बिल्कुल सरफेस जिसकी गोल आती है, चिकना सा होता है, और एक मटर बीच में से पिचका हुआ सा आता है, तो वो झुर्रीदार मटर है। गोल वाला आप देख ही चुके हैं।
तीसरा जो पॉइंट इन्होंने लिया था वो था मटर के बीज पत्र का रंग, बीज पत्र का रंग। और बीज पत्र के रंग के अंतर्गत में अपन दो की बात करेंगे। जो प्रभावी लक्षण था वो पीला था और प्रभावी लक्षण कौन था दोस्तों, हरा था, ग्रीन था। फिर चौथे पॉइंट की बात की जाए तो ये था इसका पुष्प की स्थिति। मटर के पुष्प की स्थिति, तो पुष्प की स्थिति की यदि अपन बात करें तो एक तो था कक्षस्थ और एक था दोस्तों अग्रस्त, कक्षस्थ और अग्रस्त। फिर अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो यहां अगला आता है फली की आकृति। मटर के फली की आकृति, तो फली भी दो प्रकार की थी, एक फली तो थी फुली हुई, और ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मटर की दो प्रकार की फलियां आती है, एक तो बड़ी मोटी सी फुली हुई आती है और एक पिचकी हुई सी आती है। तो दूसरी जो थी वो थी दोस्तों संकीर्णित। संकीर्णित का मतलब पिचकी हुई बोल सकते हैं अपन, पिचकी हुई। तो एक तो फुली हुई आकृति और दूसरी आपकी कौन सी है, पिचकी हुई आकृति है। तो ये कितने जोड़ी लक्षण हो गए, ये दोस्तों 5 जोड़ी लक्षण हो गए। नेक्स्ट जोड़ी जो लक्षण था वो कौन सा था, तो ध्यान से सुनना। अगला जो जोड़ी लक्षण लिया इन्होंने वो लिया था पुष्प का रंग, पुष्प का रंग। ध्यान देना, ये पुष्प के रंग की बात कर रहा हूं मैं, ये बीज पत्र का रंग था। तो पुष्प के रंग की यदि अपन बात करें तो पुष्प का जो रंग था एक तो लिया था दोस्तों लाल, लाल पुष्प, और दूसरा कैसा था, सफेद पुष्प। कैसा था, सफेद पुष्प। फिर लास्ट पॉइंट की यदि अपन बात करें तो लास्ट जो पॉइंट था इनका वो था फली का रंग, फली का रंग। तो एक जो रंग था वो तो था हरा और दूसरा रंग क्या था दोस्तों, पीला। तो ये आपके कितने जोड़ी लक्षण हो गए, 7 जोड़ी लक्षण हो गए। इन 7 जोड़ी लक्षणों के बीच किसने अध्ययन किया, मेंडल ने। किसका अध्ययन किया, संकरण से संबंधित प्रयोग किए, जेनेटिक्स से संबंधित एक्सपेरिमेंट किए। तो इधर तो मैंने लिख रखे आप लोगों के सामने लक्षण, ये हैं प्रभावी लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाएंगे। किस प्रकार से दिखाएंगे वो अपन आगे पॉइंट में बात करेंगे। अप्रभावी लक्षण, तो पहला जो पॉइंट था वो था पादप की लंबाई, एक पौधा लंबा था, दूसरा पौधा बोना था। दूसरा था बीज की आकृति, बीज की आकृति एक गोल है, दूसरी झुर्रीदार है। फिर तीसरा आया बीज पत्र का रंग, एक पीला, दूसरा हरा। फिर पुष्प की स्थिति कक्षस्थ और अग्रस्त। फली की आकृति की बात करें तो एक फली फुली हुई थी, दूसरी पिचकी हुई थी, संकीर्णित थी। पुष्प के रंग की बात की जाए तो एक पुष्प कैसा लिया, लाल, और एक कैसा लिया, सफेद। और फली के रंग की बात करें तो एक फली का रंग था हरा और दूसरी फली का रंग कैसा था, पीला। तो साथियों आपसे पूछा जा सकता है कि मेंडल ने कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के बीच अध्ययन किया, तो वो कितने जोड़ी थे, 7 जोड़ी लक्षण थे, जिनमें से अप्रभावी और प्रभावी दोनों की बात अपन कर चुके हैं। अब देखो साथियों मेंडल ने किस किस प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए थे उनकी अपन चर्चा करते हैं। तो मैं आपको अब पढ़ाने जा रहा हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है तो आप ध्यान से सुनेंगे। पहला जो संकरण इन्होंने करवाया था वो था दोस्तों एकल संकर संकरण, एकल संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखो दोस्तों संकरण का मतलब होता है क्रॉस, निषेचन की क्रिया, और संकर का मतलब क्या है, संकर प्रजाति। संकरण के बाद जो प्रजाति प्राप्त होती है, जो जाति हमें मिलती है, वो कौन सी प्रजाति होती है, वो संकर प्रजाति होती है। एकल का मतलब क्या है, एक। तो यहां पर इन्होंने एकल संकर संकरण में किस किस को आधार मानकर के एक्सपेरिमेंट करवाए, तो ध्यान देना दोस्तों, एक जोड़ी असमान लेकिन कैसे लक्षण लिए, शुद्ध लक्षण लिए। एक जोड़ी असमान शुद्ध लक्षणों के बीच करवाया गया क्रॉस। एक जोड़ी असमान शुद्ध लक्षणों के बीच करवाया गया क्रॉस क्या कहलाया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाया, एकल संकर संकरण कहलाया। बात करते हैं इस डेफिनेशन की, तो इसको मैं क्लियर करता हूं। देखो दोस्तों एक जोड़ी की अपन बात करें तो एक जोड़ी में कितने लक्षण हो गए, 2 लक्षण हो गए।
असमान की बात करें तो दोनों लक्षण कैसे हैं, अलग अलग हैं। शुद्ध लक्षणों की बात करें तो दोनों ही शुद्ध होंगे। क्या होंगे, शुद्ध होंगे। जैसे मैं बात करता हूं एकल संकर संकरण में मेंडल ने मटर के पौधे की लंबाई को आधार माना। किसको आधार माना दोस्तों, लंबाई को। और अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूं मटर के पौधे की लंबाई कितने प्रकार की थी, 2 प्रकार की थी। तो एक तो लिया इसने लंबा पौधा, और लंबे का प्रतीक क्या रखा दोस्तों, कैपिटल टी रखा। ये प्रतीक आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखने हैं, तो ही आपको जेनेटिक्स समझ में आ पाएगी, वरना आप इसको कवर नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो लक्षण था वो था बोना, और बोने को इन्होंने किससे इंगित किया, स्मॉल टी से इंगित किया। टी का मतलब टालर होता है, बड़ा होता है, तो एक बड़ा हो गया, दूसरा छोटा हो गया। तो एकल संकर संकरण में किसको आधार माना, मटर के पौधे की लंबाई को आधार बनाया, और लंबाई में एक जो लक्षण लिया वो तो लंबा लिया है, और दूसरा क्या लिया है, बोना। तो मैंने क्या बताया आपको, एक जोड़ी, तो लंबा बोना एक जोड़ी हो गया। असमान, एक लंबा है, दूसरा बोना। लेकिन कैसे लक्षण है दोस्तों, शुद्ध लक्षण है। तो किस किस के बीच क्रॉस करवाया है, शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस। शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस किसके साथ करवाया, शुद्ध बोने के साथ करवाया। ध्यान देना, यदि मैं जीन की बात करूं तो जीन हमेशा किस में आते हैं दोस्तों, युग्म में आते हैं। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। तो किस किस प्रकार से इन्होंने संकरण की क्रिया को अंजाम दिया, तो ध्यान से सुनना आप मेरी बात को। एक जोड़ी की अपन बात कर चुके हैं, तो एक जोड़ी में एक तो लिया है इन्होंने शुद्ध लंबा पौधा। ध्यान देना, एकल संकर संकरण में किसको आधार बनाया, मटर के पौधे की लंबाई को आधार बनाया। एक शुद्ध लंबा लिया है, और शुद्ध लंबे का क्रॉस दोस्तों किसके साथ करवाया, शुद्ध बोने के साथ करवाया। तो आपको पता चल चुका है लंबे का प्रतीक क्या रखा, कैपिटल टी। अब जीन की बात करें तो ये डबल आएंगे, क्योंकि जीन हमेशा किस में आते हैं, जोड़े में आते हैं। इसी प्रकार शुद्ध बोने का क्या प्रतीक लिखा जाएगा, स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो शुद्ध लंबेपन का जो प्रतीक आया आपके सामने, शुद्ध लंबा जो पौधा था वो था कैपिटल टी, कैपिटल टी, और शुद्ध बोना था वो कौन सा था दोस्तों, स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब देखो साथियों, यहां पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन। जैसा कि आपको पता है विभाजन 3 प्रकार का होता है, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री का मतलब बिना गुणसूत्र के विभाजन की क्रिया संपन्न होगी। समसूत्री की बात करें तो मात्र कोशिका से, मदर सेल से जो डॉटर सेल बनती है, मात्र कोशिका से जो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या किस प्रकार से चेंजमेंट होती है। तो समसूत्री की यदि मैं बात करूं तो सम का मतलब समान, सूत्री का मतलब गुणसूत्र। यदि पुत्री कोशिका और मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, पुत्री कोशिका और मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, तो उसे समसूत्री विभाजन कहा जाता है। और पुत्री कोशिका में गुणसूत्र की संख्या मात्र कोशिका में गुणसूत्र की संख्या से आधी हो जाए तो उसे कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। तो आपको दिख रहा है साफ साफ कैपिटल टी, कैपिटल टी। अब ये युग्मक बनेंगे यहाँ, तो एक कैपिटल टी इधर आ जाएगा, एक कैपिटल टी इधर आ जाएगा। क्या कहलाते हैं दोस्तों, युग्मक कहलाते हैं, गैमिट कहलाते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद ये युग्मक अलग अलग हो गए। इसी प्रकार इधर भी कौन सा विभाजन होगा, तो सर इधर भी अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा होगा दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन। तो ये भी गैमिट बन जाएंगे, स्मॉल टी, और इन्हें भी कहते हैं युग्मक। समझ में आ रही है ना बातें। तो शुद्ध लंबे का क्रॉस किसके साथ हुआ, शुद्ध बोने के साथ। कौन सा विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन। कैपिटल टी 2 युग्मकों में कन्वर्ट हो गए। इधर कैपिटल टी आ गया, इधर आ गया। ऐसा का ऐसा लिखा मैंने, कुछ नहीं, बस अलग अलग करके लिखा है। अर्धसूत्री विभाजन की वजह से ये भी आधे आधे हो गए, अलग अलग हो गए। अब देखो अपन करवाते हैं क्रॉस। तो क्रॉस किस प्रकार से करवाना है, इस कैपिटल टी का क्रॉस आपको इस स्मॉल टी के साथ करवाना है। ध्यान देना, इसका क्रॉस इसके साथ कभी नहीं करवाएंगे। जैसे अपन मान लें कि ये दोनों नर युग्मक हैं, ये दोनों मादा युग्मक हैं, तो नर युग्मक का क्रॉस नर युग्मक के साथ कभी नहीं हो सकता है। इसी प्रकार मादा युग्मक का क्रॉस मादा युग्मक के साथ नहीं हो सकता है। नर युग्मक का क्रॉस हमेशा किसके साथ होगा, मादा युग्मक के साथ। तो इधर का इधर कैपिटल टी लिखा, इधर का इधर स्मॉल टी लिखा। समझ रहे हैं, एक कैपिटल टी का क्रॉस इसके साथ हो गया, तो अब इस कैपिटल टी का क्रॉस इसके साथ भी करवा देते हैं। तो भी क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी आया।
अब इसका क्रॉस दोनों के साथ हो गया तो इसका क्रॉस भी करवाते हैं। देखो इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे तो भी क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे तो भी क्या है दोस्तों, कैपिटल टी स्मॉल टी। और दोस्तों ये कहलाती है F1 पीढ़ी, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रथम फीलियल। प्रथम फीलियल, इसलिए इसको F1 पीढ़ी के नाम से अपन बोलते हैं, इंगित करते हैं। तो ध्यान से सुनना, युग्मकों का क्रॉस करवाया, इस कैपिटल टी का क्रॉस इस स्मॉल टी के साथ हुआ। तो देखो मैंने लाइनिंग कर रखी है साफ साफ, ये कैपिटल टी स्मॉल टी बना, इसका क्रॉस इसके साथ हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना। अब इसका क्रॉस भी तो होगा इनके साथ, तो जब इसका क्रॉस इसके साथ हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, इसका क्रॉस इसके साथ हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना। कौन सी पीढ़ी मिली दोस्तों, F1 पीढ़ी मिली सर। तो F1 पीढ़ी की डेफिनेशन क्या होगी, तो ध्यान देना, शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पादपों के बीच क्रॉस करवाने पर, शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पादपों के बीच क्रॉस करवाने पर उत्पन्न पीढ़ी कौन सी पीढ़ी कहलाती है, तो वो कहलाती है दोस्तों आपकी F1 पीढ़ी। किस किस के बीच करवाया, शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पादपों के बीच क्रॉस करवाया। दोस्तों ध्यान देना, ये जो चारों पौधे मेंडल को प्राप्त हुए ये कैसे मिले, अशुद्ध लंबे मिले। कैसे मिले, अशुद्ध लंबे। मतलब इन पौधों की जो लंबाई थी वो 6 फीट से तो कम थी, लेकिन 1.5 फीट से क्या थी, ज्यादा थी। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, बोने पादपों की लंबाई कितनी रखी, 1.5 फीट, और लंबे पादपों की लंबाई कितनी थी, 6 फीट। तो इधर जो जितने भी पौधे मेंडल को मिले वो 6 फीट से लंबाई में कम थे और 1.5 फीट से लंबाई में ज्यादा थे। तो सारे के सारे पौधे कैसे है, अशुद्ध लंबे आए। अब मेंडल के दिमाग में एक विचार पैदा हुआ कि मैंने शुद्ध लंबा पौधा भी लिया था और शुद्ध बोना भी लिया था, लेकिन F1 पीढ़ी में सारे पौधे अशुद्ध लंबे ही क्यों मिले। अब कई बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने अशुद्ध बोना क्यों नहीं लिखा। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, मैंने अभी आपको एक टेबल करवाई है जिसमें कैपिटल जो टी था, लंबेपन का जो प्रतीक था कैपिटल टी, देखो लिख रखा है लंबेपन का प्रतीक क्या है, कैपिटल टी। ये कौन सा लक्षण था, प्रभावी लक्षण था। और जो स्मॉल टी वाला है वो कौन सा है, अप्रभावी लक्षण है। तो यहां से याद रखना दोस्तों, F1 पीढ़ी, एकल संकर संकरण के F1 पीढ़ी के आधार पर मेंडल ने जेनेटिक्स का पहला नियम दिया, जिसे प्रभाविता का नियम कहा गया। कौन सा नियम कहा गया, प्रभाविता का नियम। आपसे पूछा जा सकता है प्रभाविता का नियम किस पीढ़ी पर आधारित है, किस संकरण पर आधारित है। तो ध्यान देना F1 पीढ़ी का है। और बात करें अपन प्रभाविता के लक्षण में, तो इन्होंने क्या बताया कि F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होते हैं तो उसमें से एक जो लक्षण है वो तो दोस्तों कौन सा है, प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण। और दूसरा कौन सा है, अप्रभावी लक्षण। तो आपको दो लक्षण मिले, एक प्रभावी और एक अप्रभावी। तो ध्यान देना, इस F1 पीढ़ी के अंदर ये जो 4 पौधे मेंडल को मिले थे, इनमें से प्रभावी तो कौन है, कैपिटल टी, अप्रभावी कौन है, स्मॉल टी। तो प्रभावी लक्षण तो कौन सा हुआ दोस्तों, लंबेपन का लक्षण। लंबेपन का लक्षण जिसका प्रतीक क्या है, कैपिटल टी। और बोनेपन का लक्षण क्या है, अप्रभावी, जिसका प्रतीक क्या है, स्मॉल टी। तो ये तो था आपका प्रभाविता का नियम, जो एकल संकर संकरण के F1 पीढ़ी के आधार पर दिया गया था। अब देखो मेंडल की दिमाग में जो विचार आया कि मैंने शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना पौधा लिया, तो बोनेपन का लक्षण क्यों नहीं आया। जैसा कि आपको साफ दिख रहा है, प्रभावी कौन है, लंबा, अप्रभावी कौन है, बोना। मतलब बोने ने अपना प्रभाव यहां नहीं दिखाया। तो इन्होंने क्या किया, F1 पीढ़ी के पादपों के बीच दोबारा क्रॉस करवाया। और दोस्तों आपको पता चल ही गया है कि F1 पीढ़ी के पादप कौन कौन से हैं। तो ध्यान से सुनना, F1 पीढ़ी के जो पौधे आपको मिले हैं, F1 पीढ़ी के पादप कौन कौन से मिले हैं दोस्तों, तो ये मिले हैं सर अपन को कैपिटल टी स्मॉल टी। चारों पौधे ऐसे ही है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैसे हैं ये, तो सर ये अशुद्ध लंबे हैं, अशुद्ध लंबे। तो अब मेंडल ने क्या किया, इनके बीच क्रॉस करवाया। तो ध्यान से देखना आप, अशुद्ध लंबे का क्रॉस अशुद्ध लंबे के साथ ही करवाया। मैंने अभी बोला आपको F1 पीढ़ी के पादपों के बीच क्रॉस करवाया, कैपिटल टी स्मॉल टी
कैपिटल टी स्मॉल टी, वही अर्धसूत्री विभाजन होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ध्यान देना, इसका क्रॉस जब इसके साथ हुआ तो बना कैपिटल टी, कैपिटल टी। आया ना चेंजमेंट। कैसा पौधा है दोस्तों? तो सर ये शुद्ध लंबा पौधा है। कैसा है? शुद्ध लंबा। इसका क्रॉस इसके साथ हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी। कैसा पौधा आया? अशुद्ध लंबा आया। कैसा आया? अशुद्ध लंबा। इसी प्रकार जब इसका क्रॉस इसके साथ होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। ध्यान देना दोस्तों, आपको स्मॉल टी पहले नहीं लिखना है, आपको हमेशा कैपिटल लेटर पहले लिखना है, स्मॉल लेटर बाद में आएगा। तो ये था आपका फिर अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा, और इसका क्रॉस जब इसके साथ करवाएंगे तो कैसा पौधा आया? शुद्ध लंबा। यहां से मेंडल की दिमाग का जो विचार था वो क्लियर हो गया कि एक पीढ़ी के अंदर लक्षण अप्रभावी हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है वही लक्षण दूसरी पीढ़ी में क्या जाए? प्रभावी हो जाए। और इसे कौन सी पीढ़ी कहा गया? F2 पीढ़ी कहा गया। तो F2 पीढ़ी की डेफिनेशन क्या आएगी? F1 पीढ़ी के पादपों के बीच क्रॉस करवाने पर जो संतति पीढ़ी प्राप्त होती है उसे F2 पीढ़ी के नाम से जानते हैं। और F2 पीढ़ी का निकालते हैं दोस्तों जीनोटाइप और फिनोटाइप। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीनोटाइप को कहा जाता है जीन प्ररूप अनुपात, जीन प्ररूप अनुपात। और दूसरा आता है दोस्तों फिनोटाइप, फिनोटाइप लक्षण प्ररूप अनुपात। अब ये कैसे निकालेंगे, कैसे इनको क्लियर करेंगे, तो एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं। लक्षण प्ररूप जो अनुपात है उसमें आपको लक्षण देखने हैं, लक्षण कि F2 पीढ़ी में कितने पौधे लंबे आए हैं और कितने पौधे बोने मिले हैं, आपको केवल बाहरी लक्षण देखने हैं। तो लंबे पौधे कितने हैं दोस्तों? एक लंबा तो ये रहा, दूसरा लंबा ये रहा और तीसरा लंबा ये रहा। तो F1 पीढ़ी में कितने पौधे लंबे आए? तो लंबे तो सर 3 आ गए। लंबे कितने आए? 3। और एक कैसा है दोस्तों? सॉरी, ये था आपका शुद्ध बोना, शुद्ध बोना। तो एक पौधा कैसा है दोस्तों? बोना पौधा मिला। एक पौधा कैसा मिला? बोना। तो F2 पीढ़ी का जो फिनोटाइप मिला वो क्या मिला? 3:1 मिला। जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप किस प्रकार से निकालेंगे? आपको जीन देखने दोस्तों, जीन। तो ध्यान देना, ऐसा पौधा आपके पास चारों पौधों में से और भी है क्या? देखो आप क्लियर करके देखो, ऐसा पौधा एक है ना आपके पास। तो ये एक पौधा कैसा है? तो सर ये शुद्ध लंबा पौधा है, शुद्ध लंबा पौधा। कितने हैं दोस्तों? एक ही है सर। कितने हैं? एक ही है। फिर अपन बात करें तो ये देखो, ये दोनों सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये कैसे हैं? अशुद्ध लंबे हैं। कैसे हैं दोस्तों? अशुद्ध लंबे। कितने मिले? तो सर 2 मिले। कितने मिले? 2 मिले। और एक पौधा जो बच गया वो कैसा है? स्मॉल टी का है। तो ये है आपका शुद्ध बोना, शुद्ध बोना, स्मॉल टी। तो इसका जो जीनोटाइप निकल कर के आया है वो तो कितना है दोस्तों? 1:2:1। और फिनोटाइप कितना है? 3:1। और इस F2 पीढ़ी के आधार पर, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, F1 पीढ़ी के आधार पर प्रभाविता का नियम दिया और F2 पीढ़ी के आधार पर दूसरा नियम दिया जिसका नाम है युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, या फिर इसे कहा जाता है पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, या फिर इसे कहा जाता है विसंयोजन का नियम, विसंयोजन का नियम। तो F1 पीढ़ी के आधार पर जो नियम दिया गया था वो था प्रभाविता का नियम, और F2 पीढ़ी के आधार पर जो नियम दिया गया वो कौन सा था? युग्मकों की शुद्धता का नियम, या पृथक्करण का नियम, या फिर विसंयोजन का नियम। तो दोस्तों ये आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप अच्छी तरीके से याद रखना है। ये आपका एकल संकर संकरण कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण। तब तक आप इस टॉपिक को कंप्लीट देखें, क्योंकि यदि आप इसको अधूरा छोड़ देंगे तो आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। आप इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर कीजिए,
तब जाकर के आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस चंद मिनटों के अंतर्गत मैं आपको समझा सकता हूं। प्रोसेस इससे थोड़ी लंबी होगी इसकी। जीनोटाइप फिनोटाइप आपको इधर भी निकालना है, उधर भी आपको निकालना पड़ेगा, वो लंबा निकलेगा। किस प्रकार से निकालेंगे तब तक आप मेरा वेट कीजिए और अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक किसी साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप उसको सबसे पहले वॉच कर सकें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।